तो कहानी बनती है। हम यथार्थ को तोड़ते हैं और उस तोड़ने में हम उसके दूसरे अर्थ निकालना चाहते हैं, जो हम देना चाहते हैं, वो उसके लिए हम यथार्थ को तोड़ते हैं, तोड़ मरोड़ करते हैं, आगे पीछे करते हैं और क्या जिंदगी की कटुताओं और वास्तविकताओं को करीब करीब यथार्थ को पूरी तरह रिजेक्ट कर देते हैं, जैसे काफका ने किया। काफका की कहानियां फैंटेसी की कहानियां हैं, वास्तविकता है ही नहीं, लेकिन वो जिस यथार्थ को कहती हैं, जिस वास्तविकता की इंगित करती हैं, वो तकलीफ दे। मेरा मेटामॉर्फोसिस कहानी हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह एक कमाने वाला लड़का धीरे धीरे अपने आप को तिलचट्टे में बदलता हुआ देखता है। पहले उसकी समझ में नहीं आता, बाहर से देखते हैं सब लोग के तिलचट्टा पड़ा है, घृणा करते हैं, सब मालूम होता है कि भाई बेटा ही उनका तिलचट्टा हो गया है। तो उसके लिए पहले उत्सुकता होती है, फिर चिंता होती है, फिर परेशानी होती है। वो सारी चीजों से गुजरते हुए आखिर में वो बीमार होकर मर जाता, कोई अटेंड नहीं करता और फेंक दिया जाता। ये एक हमारी जिंदगी में व्यर्थ हो गए व्यक्ति का एक नियति है, जहाँ जिसको काफका कहना चाहता है कि जब तक आप उपयोगी हैं तब तक घर में आपका स्वागत है। जैसे जैसे आप उपयोगी नहीं रहेंगे, धीरे धीरे आप एक तरफ डाल दी जाए। तो ये इतनी दिल दहलाने वाली कहानी थी। खैर, तो मैं कह रहा था कि यथार्थ को आप किस तरह ड्रीम करते हैं, आपका उसके लिए रवैया क्या है। हरीश की कहानियों को देखकर मुझे दो ही बातें याद आती हैं। ये कहानी मुझे मालूम है बहुत पहले लिखी थी, बम्बई में मैंने सुना था इसे, वहां भी शायद कुछ बातचीत हुई थी इस कहानी को लेकर। ये जो बम्बई है, एक अंधे बच्चे की बम्बई बताई जाती है। मेरा ख्याल है कि ये एक तो यह है कि बच्चा उनका एक स्थायी थीम है। हर कहानी में लगभग हर कहानी में एक बच्चा है जो अपनी मासूमियत से, अपनी जिज्ञासा से, बल्कि मासूमियत से ज्यादा जिज्ञासा से चीजों जानना चाहता है। ये उत्सुकता हरीश में भी हो। मुंबई कहानी एक अंधे व्यक्ति को बंबई दिखाने की कहानी, अंधे बच्चे को बंबई दिखाने की कहानी। मुझे लगा कि ये जैसे रेडियो पर हम जिंदा हाल सुनाते हैं, किस तरह शब्दों को इमेजेस में बदलते हैं, शब्दों को तस्वीरों में बदलते हैं और ऐसे व्यक्ति को सुनाते हैं जिसने वो देखा नहीं है, वो देख रहा, सिर्फ कल्पना से देख रहा। तो टीवी की भाषा की ये पहली ट्रेनिंग और बेसिक ट्रेनिंग मुझे लगता है इस कहानी में दिखाई देती है, जहां वो चीजें दिखाई जाती हैं जिसको हम लोग देख नहीं पाते, खुद नहीं देख पाते, वो हमें दिखा रहा है, बार बार हमको बताता है कि देखो ये है, ये है। ये कथा हरीश का पास एक बहुत जबरदस्त हथियार है। ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने डॉक्टर रवि मलिक अपने यहाँ आए थे, बच्चों के डॉक्टर, और बच्चा जैसे मैंने कहा कि हरीश की स्थायी थीम है, कोई ना कोई बच्चा वहां है जिसकी इनोसेंस या तो कुचलती है या वो जिज्ञासु होता है, चीजों को लेकर जानना चाहता है। और उस जिज्ञासा में तो बलात्कार जैसी कहानी भी है, कहती है कि मेरे साथ बलात्कार क्यों नहीं होता, क्यों नहीं करती, वगैरह वगैरह। तो ये कहानियां एक जिसे कहना चाहिए कि उपेक्षित बालक के निगाह से देखी गई कहानियां हैं और इनमें यही इनकी ताजगी है और यही इनकी कला है कि वो चीजों को हमें दिखाती है जो हमें वैसे नहीं दिखाई दी, चीजों के उन अनजान पक्षों को दिखाती है, अनजान पहलुओं को सामने लाती है जिनको हम नहीं देख सकते। ये हरीश की बहुत बड़ी शक्ति है और मैं समझता हूँ कि इससे हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो आगे इसी तरह की विजुअल कहानियां लिखेंगे। इसे मैं उनको बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। तो मैं बात करने का very much.
राजेंद्र यादव जी, यादव साहब के मुंह से निकले हुए ये शब्द मुझे भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक आध फंक्शन में और मैं यादव साहब के साथ बैठा तो मुझे भी किताबें लिखनी पड़ेगी। जी हाँ, किताब के मैं पढ़ने पलट रहा था, 20 कहानियां, 96 पेज और कवर पर सूर्य उदय की तस्वीर। शायद ये और वाणी प्रकाशन, अब समय आ गया है कि आपको अपनी वाणी के जरिए सच बोलने का मौका मिल रहा है और तभी शायद इस देश में सूर्य उदय, असली सूर्य उदय होगा, ऐसा मैं मानता हूं इस किताब को आज देखकर, छूकर। और कितनी मजे की बात है कि इस किताब का विमोचन उस शख्स के जरिए होता है जो खुद बचपन से स्कूल में, कॉलेज में, जिन्होंने अपने पूरे प्रोफेशनल करियर में देश के प्रति जान लड़ा दी, एक सच्चे हिंदुस्तानी के नाते, जिसने आज अपने अच्छे कर्मों के जरिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल वुमेन कमीशन, उसकी आप अध्यक्षता कर रही हैं। मैं ममता शर्मा जी की बात कर रहा हूं। और ये मत भूलिए कि 120 करोड़ में 60 करोड़ लड़कियां और औरतें भी इस मुल्क में रहती हैं, जिसके ऊपर आप इस वक्त अध्यक्षता कर रही हैं, उस काउंसिल के ऊपर, जो कि एक सेंट्रल मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर रैंक की पोस्ट होती है। और दो लाइनें मुझे ऐसे एक सच्चे हिंदुस्तानी के लिए याद आ रही हैं, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी देश को उभारने में, औरतों को उभारने में लगा दी कि जिस ओर चले हम मस्ती में, झुक जाए उधर अंबर भूतल, आजाद वतन के वाशिंदे, हर गीत हमारा है बादल, विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। मैं चाहता हूं कि वो आज के सारे कार्यक्रम पे प्रकाश डालें। सम्मानीय श्री राजेंद्र यादव साहब, श्री नकवी साहब, IBM 7 से श्री आशुतोष जी, मैत्री पुष्पा जी, डॉक्टर रवि मलिक चले गए हैं, संदीप जी, अरुण महेश्वरी जी, और आज के इस कार्यक्रम के हीरो जिसे कहना चाहिए हरीश जी, और सभी यहाँ आए हुए हमारे मेहमान। सबसे पहले तो आप सबसे माफी मांगूंगी कि मैं थोड़ी लेट हो गई, और देरी का कारण ये बताना चाहूंगी कि जयपुर से मेरे पति आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि इनको लंच करा के ही जाऊं, क्योंकि वो वापस जा रहे थे। और चूंकि भारतीय नारी का कोई कर्तव्य बनता है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि संस्कार जो हमारे में बचपन में डाले जाते हैं, वो किस तरह के संस्कार आप में आए हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैं सबसे पहले माफी मांग रही हूँ। परसों हरीश जी मेरे पास आए थे और सुनीत मधुर उनके साथ थे। तो जब मैंने हरीश जी से बात की और हरीश जी ने सब कुछ बताया, तो मैं बिना इनकी किताब को पढ़े ही समझ गई थी कि कहीं ना कहीं इनकी अंदर की संवेदना, पैनी दृष्टि और ईमानदारी, और ये भी लगा कि कहीं ना कहीं कई मुद्दे इनकी जिंदगी से जुड़े हुए भी हैं। और ये बात सही है, इतना अच्छा वही लिख सकता है जो कहीं ना कहीं इन मुद्दों से जुड़ा हुआ होगा। हालांकि मैं तो आज साहित्यकारों के बीच में हूँ, हम तो एक राजनीतिक परिवेश से आते हैं, और इन्होंने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है इसकी समालोचना साहित्यकार ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम तो तारीफ कर सकते हैं, और जो भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, जिस तरह का इन्होंने लिखा है, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रही हूँ।
इनकी कहानियां जो हैं, अभी मैत्री जी ने काफी कुछ आपको बताया बलात्कार के ऊपर, कि एक लड़की वो अपने आप को ये समझ रही है कि मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा हो गया, कि मेरी इंपॉर्टेंस इतनी हो रही है कि मुझे सब दुलार रहे हैं, सब मुझे प्यार कर रहे हैं, और दूसरे बच्चे ईर्ष्या कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। लेकिन मैं इतना सा जरूर कहना चाहूंगी, माफ करिएगा, कि आज के इस युग में बच्चों की वो मासूमियत कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आती, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं। लेकिन हरीश ने जिस तरह का चित्रण किया है वो बहुत ही अच्छा चित्रण है। अच्छे बच्चे, अंधे बच्चे का जो इन्होंने चित्रण किया, इन्होंने मुझे बताया कि जब मैं दिल्ली आया, चमक धमक मैंने देखी, और उस बच्चे को जब मैंने देखा तो मुझे लगा इस रंगीन दिल्ली में, अभी मेरे पूर्व वक्ता जो थे उन्होंने कुछ कहा था कि दिल्ली जलेबी की तरह सीधी है, और ये बात सही है, क्योंकि हम जहां से आते हैं, मैंने 4 इलेक्शन लड़े राजस्थान में, और उन गरीबों की पीड़ा को बहुत नजदीक से देखा, उनकी वेदना को बहुत नजदीक से देखा। मैं समझती हूँ कि हम यहाँ बैठ के उस बात की संदीप जी कल्पना भी नहीं कर सकते जो आज हालात है, और उसमें इस तरह की कहानियां लिख देना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे देश की अपनी अलग संस्कृति है, साहित्य, लेखन, कला, ये अपनी अलग अलग वो है, और अब जो टीवी पत्रकार सामने आए उनका भी एक अपना योगदान इस हिंदुस्तान को आगे लाने में बहुत ज्यादा है। पत्रकारिता हमारे देश का चौथा स्तंभ कहलाता है, लेकिन कहीं कहीं, शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं जब अफसोस होता है कि किसी बात को तोड़ और मरोड़ के जब लिख दिया जाता है या कह दिया जाता है, जो बात नहीं कही गई हो उसको भी। और मैं देखती हूँ जब टीवी चैनल्स आते हैं इंटरव्यू लेने, तो एक बात को इतनी घुमा फिरा के और इतनी बार पूछ लिया जाता है कि कहना पड़ता है कि आप इसको पूछ चुके हैं, अब बार बार मत पूछिए, अब इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। हालांकि उस टाइम लगता है कि बात सही पूछ रहे हैं, बात पूछने में गलत नहीं होती है, लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं कि जो रिपीट कर दी जाती है। तो मैं ये मानती हूँ कि पत्रकारिता का एक जो सही स्वरूप है वो जब निखर के आता है कि पत्रकार जो अपनी बात कहना चाहता है या आपसे कहलवाना चाहता है, उसको सही शब्दों में उसका चित्रण अखबारों में करे या टीवी चैनल्स में करे। क्योंकि राजनीतिक जीवन रहा है, मेरे ससुर आजादी के बाद जो मिनिस्ट्री बनी थी राजस्थान में, उदयपुर की मिनिस्ट्री, उसमें मिनिस्टर बन गए थे, और उनको शपथ ग्रहण कराने के लिए दिल्ली से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी पहुंचे थे। तो वो जमाना था, और अगर समय हो तो 5 मिनट बोल सकते। वो अपना एक अलग जमाना था, और उसके बाद वो करीब सन 85 तक 22 साल तक मिनिस्टर रहे, 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। सन 85 में जब राजीव जी आए और ये कहा कि बुजुर्गों का जमाना खत्म हो गया, अब यंगस्टर्स आएंगे और युवा पीढ़ी को मौका दिया जाएगा, बड़ा अच्छा सुखद एक अनुभव था युवा पीढ़ी के लिए। तो मेरे ससुर जी जो थे उन्होंने कहा कि मेरे 3 लड़के हैं, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी बहू को टिकट दे दिया जाए। उस पे लोगों ने कहा बहू के लिए टिकट क्यों मांग रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि क्यों इसका अधिकार नहीं है क्या चुनाव लड़ने का? और जब मैंने टिकट मांगा तो कई पुरुषों ने मिलकर कहा कि जीत नहीं सकती हैं, तो राजस्थान में 200 सीटें हैं। तो मैंने सीधा ये कहा, उस टाइम हरदेव जी जोशी बहुत खास हमारे वो थे, बड़े लीडर थे, तो मैंने उनसे कहा बाबूजी मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, मैं आपके सामने बहुत बच्ची हूँ, बात सन 90 की है, ये जो 199 आपके सामने खड़े हैं, इनके यहाँ लिखा हुआ है क्या कि ये सब जीत जाएंगे? जब मेरे लिए कहा जा रहा है कि मैं हार जाऊंगी, तो आखिर किस उससे कहा जा रहा है? मुझे सन 90 में टिकट नहीं दिया, 93 में टिकट मिला, और एक साजिश थी कि उस टाइम महिलाओं को संघर्ष बहुत करना पड़ता था। हरीश, मैं आपसे भी कहूंगी कि संघर्ष का फल हमेशा मीठा होता है, और बिना संघर्ष के अगर आपको कुछ मिल भी जाता है तो वो सुकून नहीं देता है।
सुकून जब भी मिलता है जब आप संघर्ष करके किसी चीज को प्राप्त करते हैं। तो 93 में हारी और 98 में मैं 22,000 वोटों से जीती केंद्रीय मंत्री के सामने। उसके बाद 2003 में जब इलेक्शन हुआ तो 18 महिलाओं को टिकट दिया गया, 17 हार गई, मैं अकेली जीत के आई राजस्थान में। और इसका रिवॉर्ड ये मिला कि मुझे स्टेट प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस बनाया गया। और जब वक्त आया, ये सब वक्त की बात हुई, और जब वक्त आया कि कुछ मिलना था, कुछ पाना था, क्योंकि तीसरी बार जीत होती, अकेले महिला जीती थी, तो चुनाव हार गए। तो ये खेल जो चुनाव का है ये तो चलता रहता है, लेकिन जो आज मुझे जिम्मेदारी दे रखी है और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी संदीप जी ने बिल्कुल सही कहा कि 60 करोड़ महिलाएं, लेकिन मैं आज सब बैठे हुए मेरे पत्रकार भाइयों से भी और मेरे सामने जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे भी एक ही बात कहूंगी कि महिला की भूमिका अपने आप में बड़ी अद्भुत भूमिका होती है। ये भगवान की एक ऐसा क्रिएशन है, अद्भुत क्रिएशन है, यूनिक क्रिएशन है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं समझ पाया है। तो अभी पिछले दिनों शो आया टीवी में आमिर खान साहब का, मैं उनको वैसे तो बहुत मुबारकबाद दे रही हूँ, लेकिन ये जो कन्या भ्रूण हत्या है, इस पे अगर आप सच पूछें तो चाहे वो NGOs हो, चाहे हमारे पत्रकार भाई हो, चाहे सरकारें हो, काम सब नहीं किया है। चूंकि एक सेलिब्रिटी आपके सामने आए और उसको बहुत अच्छे से टेकअप किया गया, मैं समझती हूँ अगर समाज की मानसिकता इससे भी बदल जाती है कि कोई सेलिब्रिटी या कोई हीरो आए और हम अपनी मानसिकता को बदल दें, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि हमें इन सब बातों पे ध्यान देते हुए कुछ ना कुछ सकारात्मक रूप से आगे आना चाहिए। मैं 2 लाइन हरीश के लिए कहूंगी कि हिंदी वर्णमाला में और अंग्रेजी वर्णमाला में बड़ा फर्क है। बर्न है, ये बर्न वाल, हिंदी में बर्न वाल है, लेकिन अंग्रेजी की जो स्पेलिंग है वो बर्न वाल है। तो मैं कहती हूँ कि अंग्रेजी का बर्न लेके वो ज्वलंत जो जज्बा है उसको हमेशा आप अपने अंदर रखें, संजो के रखें और काम में लेंगे, एक बहुत बड़ी बात है। तो शोहरत मिली तो नींद भी अपनी ना रही, शोहरत मिली तो नींद भी अपनी ना रही, गुमनाम जिंदगी थी तो बड़ा सुकून था। मैं हरीश को बहुत बहुत बधाइयां दे रही हूँ, बहुत ही आपने जो काम किया है और आपकी 3 पुस्तकें सामने आई हैं। मैं समझती हूँ आप इसी तरह से अपने लेखन को आगे बढ़ाते रहें और आगे आते रहें। तो मैं 1-2 बातें और कह के अपनी बात को समाप्त करूंगी। मेरे मौसा हैं, वो भी बड़े भारी साहित्यकार हैं, प्रोफेसर I.K. शर्मा, और उन्होंने, संदीप जी आपको बताना चाहूंगी कि राजस्थानी कविताओं को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है और अंग्रेजी की कविताओं को राजस्थानी में ट्रांसलेट किया, और खुद बड़े अच्छे लेखन कला में उनका एक बड़ा जिसे कहते हैं कि राजस्थान में धाक है। अमेरिका में भी बुला के उनका अवार्ड किया गया था, बैंकॉक में भी किया, वेस्ट बंगाल में भी किया। तो मैं समझती हूँ अगर लेखन को सच्चे रूप से, सच्ची ईमानदारी और दिल से लिखा जाता है किसी भी चीज को, तो उसमें जो एक मर्म उभर के आता है उसकी कुछ बात ही और होती है। हालांकि बड़ा नकलीपन आ गया है हमारे देश में भी, जो पहले कभी नहीं था। खाना नकली है, पहनना नकली है, बात नकली है, वो बात नहीं रही जो पहले थी। मैं कल एक जगह और बोल रही थी तो मैंने थोड़ा सा बोल दिया कि कहाँ गए प्यार है, लेकिन उसको नकलीपन में मसोस के एक तरफ हमने डाल दिया। ये बड़ा एक जिसे कहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण विषय। मैं सुनीत को एक दिन कह रही थी कि दिल्ली या बंबई जितनी भी मेट्रो सिटीज है, मैं जानती हूँ अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसको सीखना बड़ा जरूरी है, लेकिन इतना भी ना हो कि हिंदी बोलने वाले लोगों में एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाए और वो ये समझें कि मैं कहीं बोलने लायक नहीं हूँ। हाँ, मैं ये जरूर मानती हूँ कि जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, हिंदी स्पीकिंग है, उनमें एक अपना अलग आत्मविश्वास है, अलग कॉन्फिडेंस है, वो बात अलग है। लेकिन आज की पीढ़ी में जो बच्चे हिंदी स्पीकिंग है, अगर आप गांव में जाएंगे
तो आपको ये सच में महसूस होगा कि रात और दिन का फर्क नहीं, 2 रात और 2 दिन का फर्क आज हम मुट्ठी भर लोगों में और उन बच्चों में जो गांव में बसर करते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो 25% अर्बन है और 75% रूरल है। और जब मैं उनके जाके उनकी बोरी बिछा के बैठती हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। 4 बच्चे आते हैं, कहते हैं ममता जी आजकल मास्टर नहीं आता है, और अगर आता है तो पहले दारू पी लेता है, उसके बाद कहता है कि अब जाओ आज तुम्हारी हाजिरी लग गई है, 6 दिन की छुट्टी, अगले सोमवार को आ जाओ। तो ये त्रासदी है हमारे देश की। हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो स्कीम्स हैं, चूंकि यहाँ मेरे बुजुर्ग पत्रकार भाई भी बैठे हुए हैं, यंग ब्लड भी बैठा हुआ है, मैं कहूंगी कि इन बातों को उजागर करके अगर हम उन बच्चों में जान फूकें तो शायद कुछ देश का और कल्याण हो, भला हो। कई बार अपने आप में गिल्टी महसूस होने लगती है, ग्लानि पैदा होती है। गिल्टी नहीं, ग्लानि शब्द है उसके लिए, कि जिस दिसंबर और जनवरी की सर्दी में आप 5 कपड़े पहन के जाते हैं, उस गरीब के पास 1 शर्ट होती है और उसके भी बटन पूरे बंद नहीं। और जब हम अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि इनके लिए कुछ करो, इनके लिए कुछ ऐसा साधन हो जाए, तो बड़े आसानी से कह देते हैं कि इनका शरीर तो इम्यून, इसी के इम्यून हो चुका है, इनको सर्दी भी कम लगती है, इनको गर्मी भी कम लगती है। तो ये हमारा दिल नहीं बोल रहा है, ये हमारा नकलीपन बोल रहा है। आखिर वही चमड़ी, वही खून